नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख है आपको 30 जून 2025। हम लोग जो है 29 जून और 30 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उस सभी पर बातचीत करेंगे। और आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा, एक हाल ही में जो अभिनेत्री का डेथ हुआ है, इनका जो डेथ हुआ है क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, इस पर हम लोग विशेष बातचीत करेंगे। और यहाँ से जो है बायोलॉजी से आपको प्रश्न बनते हुए दिखाई पड़ेगा, तो क्या बायोलॉजी से प्रश्न बनेगा हम लोग इस पर विशेष बात करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या है पहला क्वेश्चन, उस पर बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हाल ही में मनाया गया है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग, आइए बातचीत कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आपको ये 29 जून को मनाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा यदि बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ये कब से स्टार्ट होती है, तो 2007 से। तो 2007 से कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर इसको 29 जून से मनाया जा रहा है। और क्यों मनाते हैं, किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो आपको जो है इसके जो सांख्यिकी के कह सकते हैं कि भारतीय सांख्यिकी, तो भारतीय सांख्यिकी के जनक किसको कहा जाता है, तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। आप लोग जो शॉर्ट में पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, पीसी महालनोबिस पढ़ते होंगे। तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है कौन सा दिवस, को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो भारत सरकार के द्वारा 2007 से 29 जून को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया गया है और उसी वक्त से मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हम लोग देखते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग सांख्यिकी के प्रति कह सकते हैं कि देश को समर्पित मनाते हैं। तो ये जो है आपको देश में निर्माण, ठीक है, राष्ट्र के निर्माण में इसका योगदान होता है, तो राष्ट्र के निर्माण में कह सकते हैं। और उसके बाद नीति निर्धारण और विकासात्मक योजना में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी वजह से जो है हम लोग प्रतिवर्ष आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है आपको 29 जून को। तो किसके जन्म दिवस पर, तो आपको याद रखना है पीसी महालनोबिस। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पीसी महालनोबिस की तस्वीर है और इन्हीं के जन्म दिवस पर कह सकते हैं 29 जून को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आप लोग इनको जो है पंचवर्षीय योजना में योगदान देखे होंगे कि भारत सरकार का जो पंचवर्षीय योजना आया जाता है तो उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हम लोगों के लिए है, हाल ही में किस देश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपको जो है इससे संबंधित एक प्रश्न पहले भी करवा चुके हैं, आइए इससे देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है। तो हाल ही में जो है किस देश ने 5 अगस्त को जुलाई कह सकते हैं कि विद्रोह दिवस के रूप में, तो किस देश के द्वारा, आपको बांग्लादेश के द्वारा। तो बांग्लादेश आपको पता है कि पिछले वर्ष जो है बांग्लादेश में 5 अगस्त को जुलाई में क्या होती है, आपको यहाँ पर छात्र आंदोलन होता है ना, विद्रोह किया जाता है, विरोध किया जाता है, खास करके शेख हसीना की सरकार का विरोध किया जाता है। और उसके बाद शेख हसीना का सरकार को यहाँ से कह सकते हैं कि आपको उखाड़ के फेंका जाता है, कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से शेख हसीना की सरकार को देश छोड़कर भी इसको निकलना पड़ता है और यहाँ से इसकी सरकार गिरते हुए दिखाई पड़ रही है। तो आपको जो है कह सकते हैं कि किस देश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह के दिवस में मनाने जाने की घोषणा की है, तो आपको बांग्लादेश के द्वारा। तो 5 अगस्त जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और मनाए जाने की घोषणा इसलिए क्या है, क्योंकि 2024 में हुए छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की याद में इसको मनाया जाएगा, जिसके बाद कह सकते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भारत आती है, भारत के बाद इसको जाना पड़ता है कहाँ, आपको इंग्लैंड जाना पड़ता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होती है, 5 अगस्त को विद्रोह होता है कहाँ पर, छात्रों का, खास करके आपको बांग्लादेश में, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक प्रश्न और करवा चुके हैं, क्या करवा चुके हैं कि हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा कह सकते हैं कि नया बांग्लादेश दिवस है ना, तो जो बांग्लादेश के द्वारा है नया बांग्लादेश दिवस, याद रखिएगा कि नया बांग्लादेश दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये 8 अगस्त को। क्यों 8 अगस्त को मनाया जाएगा, तो 8 अगस्त को इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि आपको जो यहाँ के जो दिखाई पड़ रहे हैं, क्या दिखाई पड़ रहे हैं, सलाहकार मोहम्मद यूनुस जो दिखाई पड़ रहे हैं, तो मोहम्मद यूनुस की सरकार जो बनते हुए दिखाई पड़ रही है कितने तारीख को, तो आपको 8 अगस्त को। 5 अगस्त को पूरी तरह से बांग्लादेश में क्या होता है, विरोध प्रदर्शन होता है और उसके बाद 8 अगस्त को यहाँ पर सरकार चेंज हो जाती है। जैसे ही चेंज होती है तो आपको कौन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपको नोबेल प्राइज है, आपको मोहम्मद यूनुस, तो मोहम्मद यूनुस बनते हैं, तो ध्यान रखना है। और जैसे ही आपको नाम आता है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की आपको राजधानी बता दीजिए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद आपको शहाबुद्दीन है। और उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है नहीं, लेकिन इसी को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं या आप सलाहकार कह सकते हैं, कौन है, मोहम्मद यूनुस है।
तो आपको यहाँ से प्रश्न, 2 प्रश्न करवा चुके हैं, तो दोनों प्रश्न को आपको याद रखना है। ये जो वर्तमान में आप ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है आपको बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस की तस्वीर है। और यदि मैप में अवस्थिति देख लेते हैं तो आपको सीधी सी बात है कि आपको बांग्लादेश दिखाई पड़ते हैं, भारत के कह सकते हैं कि बीचों बीच आपको दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? बांग्लादेश दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किसने अंबेडकर के संदेश नामक किताब को लिखा है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? डीएस वीरैया के द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रखना है कि डीएस वीरैया के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? आपको अंबेडकर के संदेश। ठीक है, और इसका जो विमोचन किया गया है, किनके द्वारा विमोचन किया गया है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं आपको जगदीप धनखड़, इनके द्वारा आपको कह सकते हैं कि विमोचन किया गया है। और ये जो नाम आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा? डीएस वीरैया। तो ये डीएस वीरैया जो है कर्नाटक के पूर्व विधायक और लेखक हैं। और ये किस पार्टी के हुआ करते हैं? तो ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं बीजेपी के। और आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि आपको खास करके बात करते हैं कि 1942 ईस्वी में भारत के संविधान में कुछ जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो आपको 3 शब्द जोड़ते हुए दिखाई पड़ता है। कौन कौन सा शब्द? आपको अखंडता और क्या, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, है ना। तो 3 शब्द आपको दिखाई पड़ता है कि आपको जोड़ते हुए। और इसमें कहा गया, इस किताब की यदि बात करते हैं, क्यों ये किताब फेमस होती है, क्यों प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है कि आने वाले दिनों में भारत में एक क्वेश्चन बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। कौन सा शब्द हटाने जाने, आपको संविधान से बोला जा रहा है कि हटाया जाएगा। कौन सा शब्द हटाया जाएगा? सेक्युलर और सोशलिस्ट, जो समाजवाद है, और उसके बाद जो आपको पंथ निरपेक्ष कहते हैं या धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष और आपको समाजवाद, ये शब्द को जो है क्या कहा जा रहा है, किससे हटाया जाना है? तो आपको हटाए जाने की बातचीत किया जा रहा है। किससे? कि भारत का जो कह सकते हैं कि संविधान जो लिखा गया, संविधान में खास करके जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में आपको 3 शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो 3 शब्द, जो अखंडता जोड़ा गया है, उसके बाद क्या कहते हैं आपको समाजवाद जोड़ा गया है, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद आपको पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं या धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। यहां से 3 शब्दों को कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? कि हटाया जाना है। और ये शब्द को कब जोड़ा गया था? तो आपको 1976 ईस्वी में 42वें संवैधानिक संशोधन में इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। लेकिन खास करके 2 शब्द को जो है यहाँ पर हटाए जाने की बातचीत किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि इस पे बीजेपी के द्वारा इसको उठाया गया है प्रश्न। तो बीजेपी के द्वारा जब उठाया गया है प्रश्न, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आने वाले दिनों पे हो सकता है कि इस पे चर्चा हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने पंजाब के पठानकोट, भारत ने जो है आपको पंजाब के पठानकोट से कह सकते हैं गुलाब की खुशबू वाली लीची का जो है पहला निर्यात किस देश को भेजा है? तो किस देश को भेजा है? तो कतर भेजा है। तो आपको 2 देशों का नाम लेना है खास करके। तो पहला देश आपको याद रखना है कि कतर। इसी क्लासरूम के विद्यार्थी हैं क्या? ये सब इसी क्लास, बैठ जाइए आप लोग, धीरे धीरे बैठ जाइए जो इस क्लासरूम के हैं। भारत ने जो है पंजाब के पठानकोट से कह सकते हैं कि गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहला निर्यात किस देश को भेजा है? तो आपको कतर को भेजा है ना। तो भारत कह सकता है कि यहाँ पर एक विशेष लीची पाई जाती है। कहां पर आपको ये लीची पाई जाती है? आपको पंजाब के पठानकोट में पाई जाती है। जिस तरह से आप लोग फूल देखते हैं कि गुलाब का, है ना, तो फूल जो गुलाब का आपको दिखाई पड़ रहा है, उसकी खुशबू जिस तरह का आपको सुगंधित होती है, उसी प्रकार से आपको इस लीची के भी सुगंध होते हैं। और ये लीची आपको दिखाई पड़ती है, कहां पर दिखाई पड़ती है? तो आपको पंजाब के पठानकोट में दिखाई। और इसी को भेजा गया है, विशेष लीची है, और विशेष लीची को आपको विदेश सप्लाई किया गया है। आपको कतर को सप्लाई किया गया, कतर भी सप्लाई किया गया है। उसके बाद आपको संयुक्त अरब अमीरात कह सकते हैं कि आपको वहां पर भी सप्लाई किया गया है। तो भारत कह सकते हैं कि गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप आपको कतर को भेज दिया है, जो उच्च मूल्य वाले बागवानी आपको उत्पादों को निर्यात को बढ़ाने की एक तरह से कह सकते हैं कि दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से कह सकते हैं कि पंजाब के पठानकोट से 1 टन प्रीमियम लीची को कहां भेजा गया? आपको 23 जून को ही, हाल ही में जो 23 जून को भेजा गया, कहां पर आपको देखने को मिलता है? एक तो कतर, उसके बाद दोहा को भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कतर, दोहा, और उसके बाद कौन सा? आपको संयुक्त अरब अमीरात का कह सकते हैं कि एक शहर कह सकते हैं कि आपको दुबई। तो आपको 2 जगह भेजा, 1 टन भेजा गया है आपको कहां पर? तो 1 टन आप कह सकते हैं कि दोहा भेजा गया है, और उसके बाद आधे टन कह सकते हैं आपको दुबई भेजा गया। चलिए, और ये आपको जो फसल होती है, लीची होती है, आपको क्या होता है ये ध्यान रखना है कि खास करके इसमें जो है बिहार का भी नाम आता है। और बिहार में खास करके यदि बात करते हैं कि बिहार में कहां पर? तो मुजफ्फरपुर में, जो कि शाही लीची के नाम से जानी जाती है। और यहां पर इसको जीआई टैग प्राप्त किया गया है। ठीक है,
चलिए ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। ये सब प्रश्न आपको करंट अफेयर्स में आता है, तो करंट अफेयर्स में जब भी प्रश्न इस प्रकार का आता है तो आपको ध्यान रखना है ना कि गुलाब की खुशबू वाली लीची कहां पर प्राप्त की जाती है या कहां पर उत्पादन किया जाता है। तो इसका उत्पादन कहां पर किया जाता है, आपको पंजाब के पठानकोट में उत्पादन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। किस राज्य ने हमारे शिक्षक, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है कि किस राज्य ने कह सकते हैं कि हमारे शिक्षक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। तो किस राज्य के द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है कह सकते हैं कि आपको स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कह सकते हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 जुलाई 2025 से सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों के लिए डिजिटल के रूप में कह सकते हैं, शिक्षकों के लिए डिजिटल के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। और यह जो कह सकते हैं कि आपको हमारे शिक्षक, ये जो पोर्टल का जो नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया है, आपको हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये किया जाएगा, है ना। और ये किसके द्वारा, तो आप याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और नाम आता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के बारे में जल्दी से बता दीजिए। मध्य प्रदेश, जब भी राज्य का नाम आएगा तो राज्य आपको याद रखना है कि राजधानी, मुख्यमंत्री कौन है, उसके बाद राज्यपाल कौन है, उसके बाद यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में सीधी सी बात है कि राजधानी तो आपको याद ही होता रहता है, ठीक है। राजधानी क्या है, भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मोहन यादव है। उसके बाद राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के, आपको मंगूभाई सगन भाई पटेल हैं। यदि लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो आपको 29 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटों की यदि बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं, आपको 11 सीटें हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो कौन सी पहल शुरू किया गया है, आदि कर्मयोगी पहल शुरू किया गया। और इस तरह का जो प्रश्न आपको किस परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आपको जो कह सकते हैं कि एनटीपीसी का जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, तो एनटीपीसी का जो भी एग्जाम आप रेलवे का दे रहे हैं, तो इस तरह का प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जनजातीय योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को कह सकते हैं कि प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है, तो आदि कर्मयोगी पहल को शुरू किया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में स्टार्ट किया गया है, जनजातीय योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। जब प्रशिक्षित किया जाएगा तो उसका एक नाम रखा गया है, एक पहल का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, तो आदि कर्मयोगी भी, ठीक है। और यह पहल जो कह सकते हैं कि जनजातीय कल्याण योजनाओं को कह सकते हैं कि प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए फील्ड लेवल के अधिकारियों को कह सकते हैं कि प्रेरित और प्रशिक्षित करने की एक तरह से योजना शुरू की गई है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि राज्य के द्वारा आदि कर्मयोग, राज्य नहीं कह सकते हैं, पूरी तरह से केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि आपको आदि कर्मयोगी स्टार्ट किया गया है अधिकारियों को एक तरह से क्या करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है, और ये प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ध्यान रखना है। आने वाले दिनों किसी भी परीक्षा में कह सकते हैं, किसी भी परीक्षा में ये आपको पूछेगा कि हाल ही में किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, रॉ बोलते हैं, रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, पराग जैन को नियुक्त किया गया है। जहां पर भी आप किसी भी किताब में पढ़ रहे होंगे तो उसको सुधार कर लीजिएगा कि पराग जैन हाल में किसको नियुक्त कर दिया गया है, तो आपको रॉ का कह सकते हैं कि आपको जो प्रमुख नियुक्त किया गया है, पराग जैन को नियुक्त किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि ये जो है भारत सरकार की क्या है, खुफिया एजेंसी है। और खुफिया एजेंसी का नाम क्या है हम लोगों का, भारत का जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है, क्या नाम है, रॉ। और रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस होती है। कि नए चीफ कह सकते हैं कि नियुक्त किया गया, पराग जैन को नियुक्त कर दिया गया। और ये कह सकते हैं कि अपना जो कार्यभार संभालेंगे 1 जुलाई से अपना ये पदभार संभालने वाले हैं। तो कब से, तो ये आपको 1 जुलाई से आपको रॉ के पदभार संभालेंगे। और ये कितने वर्षों तक रहेंगे, ये कह सकते हैं कि 2 साल तक, ठीक है। तो ये अपने पद पर कितने दिनों तक रहेंगे, तो कह सकते हैं कि जिम्मेदारी दी गई है तो 2 वर्षों के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। और हाल में अभी जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में कौन है, तो रवि सिन्हा है। तो रवि सिन्हा का कह सकते हैं कि कार्यकाल कितने तारीख को समाप्त हो रहा है, तो 30 जून 2025 को समाप्त हो रहा है। तो जैसे ही 30 जून 2025 को समाप्त हो जाएगा तो 1 जुलाई से आपको बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कौन दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको पराग जैन बनेंगे, ठीक है। और आज तारीख है, कितना तारीख है आपको, 30 जून ही है। तो इसका मतलब है कि आज तक ही रवि सिन्हा का कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है। तो रॉ के तौर पर कह सकते हैं कि आज तक ही रहेंगे। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही पराग जैन है, और यही पराग जैन जो है आपको रॉ के क्या है, प्रमुख हैं।
तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। और ये प्रश्न आपको हो सकता है किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, और रॉ भारत के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है कि हाल ही में दुर्लभ क्या है, हाल ही में जो कह सकते हैं कि दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी गिलहरी, किसके बारे में बात कर रहा है, या सूर्यमुखी कह सकता है या सूरजमुखी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार किस राज्य में देखा गया है, तो किस राज्य में देखा गया है, राजस्थान में देखा गया है। तो ध्यान रखना है ये प्रश्न आप क्या है, आपको पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि हाल ही में कह सकते हैं कि दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को जो कह सकते हैं कि पहली बार किस राज्य में देखा गया था। क्या है इस गिलहरी का खासियत और क्यों इसको देखा गया है, तो राजस्थान के कहां पर देखा गया, तो राजस्थान के आपको टोंक एक जिला का नाम है, कहां पर, राजस्थान का एक टोंक जिला है, और टोंक जिला में कह सकते हैं ये दुर्लभ प्रजाति की कह सकते हैं कि आपको सूरजमुखी गिलहरी दिखेगी। क्या है सूरजमुखी गिलहरी और किस प्रकार की सूरजमुखी गिलहरी होती है, आपको चित्र भी दिखा देंगे, आइए देख लेते हैं। तो राजस्थान में कह सकते हैं कि पहली बार एक दुर्लभ अल्बिनो, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को क्या कहते हैं यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। और ये आपको जो दिखाई पड़ती है आपको टोंक के देवल स्थित कह सकते हैं कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जहां जिसको कि CISF इसी के परिसर में एक नीम का पेड़ रहता है, और नीम के पेड़ पर ही आपको ये गिलहरी देखी जाती है, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि नीम के पेड़ पर देखी जाती है, और यहाँ पर जो है इसका चित्र लिया जाता है। आप लोग जो गिलहरी देखे होंगे, किस प्रकार का गिलहरी देखे होंगे, तो गिलहरी आप लोग जो देखे होंगे लाइनिंग वाला गिलहरी देखे होंगे, लेकिन एक विशेष प्रकार की ये गिलहरी देखी जा रही है, ठीक है। ये राजस्थान के कहां पर, टोंक में, ठीक है। और इस गिलहरी पर कोई लाइनिंग नहीं है। वो जो आप लोग पढ़ते हैं, आपको जो बताया गया है महानुभाव के द्वारा, क्या बताया गया है कि राम भगवान के द्वारा 3 को जो लाइनिंग दिया गया है, 3 लाइनिंग यहाँ पर गायब हो जाता है। हिंदू धर्म यहाँ पर आपको गायब होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं अगले प्रश्न। और ये प्रश्न आपके लिए बिहार का कह सकते हैं कि बिहार के लिए तो महत्वपूर्ण रहेगा ही, किसी भी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण रहेगा। क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आइए देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे आपको इससे संबंधित एक बार करवा चुके हैं कि जब इसका घोषणा किया गया था कि बिहार में पहली बार ई वोटिंग करवाया जाएगा, लेकिन यहां पर क्या प्रश्न बन रहा है तो वो बात कर लेते हैं। हाल ही में कह सकते हैं कि ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, ठीक है। क्या है प्रश्न कि हाल ही में ई वोटिंग, इसका अर्थ है कि आप मोबाइल से क्या कर सकते हैं कि सीधा वोट गिरा सकते हैं। ये पहली बार किया जा रहा है, और पहली बार किया जा रहा है कहां से, अपना बिहार से, ठीक है। तो याद रखना कि बिहार से है ना, बिहार भी अब धीरे धीरे आगे निकल रहा है। तो देश में कह सकते हैं कि पहली बार बिहार में क्या किया जा रहा है, ई वोटिंग की शुरुआत हुई है, ठीक है। कहां पर, तो कहां पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इसमें कौन कौन सम्मिलित होंगे, कौन वोट कर सकते हैं। तो कौन वोट कर सकते हैं, तो इसमें जो है आपको बुजुर्ग कर सकते हैं, जो कि कह सकते हैं कि मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं हो सकती है उनके लिए ये व्यवस्था है। उसके बाद जो प्रवासी बिहारी है ना, जो कह सकते हैं कि बिहार से बाहर हैं, यदि वो वोट करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति भी आपको इसमें वोट कर सकते हैं। तो किसके द्वारा, तो आपको ई वोटिंग के जरिए, ठीक है। तो आपको जो कह सकते हैं कि प्रवासी तो आपको जो दिखाई पड़ रहा है प्रवासी बिहारी जो है मोबाइल मतदान से कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये भाग लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कहां पर ये क्या क्या किनके द्वारा कह सकते हैं कि इसमें वोट किया गया है, तो आइए बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बिहार के किस जिला में पहुंचना पड़ेगा, तो बिहार के आपको पूर्वी चंपारण में पहुंचना पड़ेगा। कहां पर पहुंचना पड़ेगा, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में। और यदि बिहार के पूर्वी चंपारण पहुंचे तो वहां पर एक आपको ब्लॉक दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, पकड़ी दयाल दिखाई पड़ता है। पकड़ी दयाल आप लोग देखे होंगे, या जो रहने वाले इस क्षेत्र के तो जानते होंगे पकड़ी दयाल को। तो बिहार के पूर्वी चंपारण की रहने वाली एक विभा देवी है, क्या है, विभा देवी है। और एक व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है पुरुष की यदि बात करते हैं, पुरुष में आपको दिखाई पड़ता है मुन्ना कुमार दिखाई पड़ता है। तो आपको विभा देवी के द्वारा इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। क्या नाम याद रखना है कि बिहार के पूर्वी चंपारण की रहने वाली जो विभा देवी है, ये पहली ऐसी महिला है जो क्या करती है, ई वोटर करती है, ई वोटर बनी है, ठीक है। जो पहली बार वोट गिराने वाली जो कह सकते हैं कि मोबाइल से जो बनी है, कौन बनी है, आपको विभा देवी बनी है। जबकि यदि बात करते हैं कि पुरुष ऐसे कौन है कि जो कि पहली बार वोट गिराते हैं, तो आपको कौन करते हैं, आपको ये मुन्ना करते हैं, मुन्ना कुमार के द्वारा। और ये दोनों कहां के रहने वाले हैं, तो आपको पूर्वी चंपारण के किस कह सकते हैं कि किस ब्लॉक के कह सकते हैं, तो आपको पकड़ी दयाल के, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है पकड़ी दयाल। तो पकड़ी दयाल जो आपको दिखाई पड़ता है, तो आपको पकड़ी दयाल के ये रहने वाले हैं। और यहीं पर हाल फिलहाल में क्या होता है, वोटिंग किया जाता है। और वोटिंग जो किया जाता है, तो आपको इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। चित्र दिखा देते हैं, आपको समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये मुन्ना कुमार का चित्र है, और ये जो आपको तस्वीर जो दिखाई पड़ रहा है ये
विभा देवी का चित्र है। तो इन दोनों का भी जीएस में नाम आ रहा है, तो जीएस में जब नाम आ रहा है तो आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग याद रखेंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न आपको परसों से संबंधित है। और क्या है प्रश्न? प्रश्न तो आसान लगेगा लेकिन प्रश्न बायोलॉजी से संबंधित है। देख लेते हैं कि क्या है प्रश्न बायोलॉजी से। हाल ही में किस अभिनेत्री की मृत्यु 42 वर्ष की आयु में कार्डियक, यहां पर देख लेते हैं अरेस्ट, क्या लिखा हुआ है? कार्डियक अरेस्ट से हो गया है। तो ये कौन है? तो शेफाली जरीवाला। नाम सुने होंगे, वैसे आप न्यूज में देखे भी होंगे और पेपर में भी देखे होंगे, ऐसे तो रील्स में भी देख लिए होंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो शेफाली जरीवाला की मृत्यु हो चुकी है, कितने वर्ष की? वो मात्र 42 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। तो इनकी मृत्यु किसकी वजह से हुई है? तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से। तो ये एक आपको नया शब्द है, ये जो आपको लिया गया है, प्रश्न लिया गया है हिंदू पेपर से लिया गया, ठीक है। तो हिंदू का जो आपको इंग्लिश वाला जो वर्जन आता है, तो हिंदू पेपर से ये उठाया गया प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्या होता है कार्डियक अरेस्ट? आइए देख लेते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। और यह गंभीर हार्ट डिजीज बिना किसी चेतावनी के हो सकता है। यहां पर किसी प्रकार की चेतावनी नहीं होगी, तो आपको डायरेक्ट यहां पर आती है, क्या आती है? कार्डियक अरेस्ट आती है। एक आता है डायरेक्ट, अभी बात कर लेते हैं, एक आसान से होता है कि आपको हार्ट अटैक का नाम सुनेंगे, लेकिन ये क्या है? ये कार्डियक अरेस्ट है। तो कार्डियक अरेस्ट मान के चलिए कब होती है? तो जब दिल काम करना बंद कर देता है और यह गंभीर हार्ट डिजीज किसी बिना चेतावनी के हो सकता है। यहां पर किसी प्रकार की चेतावनी नहीं होगी। आइए बात करते हैं आगे। तो कार्डियक अरेस्ट के दौरान कह सकता है कि दिल जो है धड़कना क्या कर देता है? बंद कर देता है। सिंपल है कि दिल धड़कना स्वाभाविक है कि बंद करेगा। और ब्रेन और शरीर के अन्य भागों में ब्लड फ्लो क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। और यह स्थिति आमतौर पर कह सकता है कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होती है? किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है। जो आप ऐसे नोट पढ़े होंगे, यदि आप पढ़े होंगे हार्ट के बारे में, तो ऐसे नोट्स के बारे में पढ़े होंगे। तो उसको जो रखा जाता है, किसके अंतर्गत रखा जाता है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये कार्डियक अरेस्ट होती है। और कार्डियक अरेस्ट कर सकते हैं कि कई बार बहुत तेज और अचानक हो सकता है। और यह रोगी के को क्या कर सकता है? कि रोगी को बेहोश, अचानक बेहोश करेगा और अचानक क्या होगी? इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्डियक अरेस्ट से किसकी मृत्यु होती है, आपको बताइए जल्दी से। शेफाली जरीवाला का। चलिए सही है। अब आते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, जो सिंपल आप लोग नाम सुनेंगे हार्ट अटैक का। तो हार्ट अटैक क्या होती है? यहां पर देख लेते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो दिल का दौरा, यहां पर देखिए दोनों में क्या अंतर है। तो यहां पर दिल का दौरा तब पड़ता है जब दिल को कह सकता है कि रक्त और ऑक्सीजन भेजने वाली धमनी अवरुद्ध हो जाती है। यहां पर सीधी सी बात है, यहां पर धमनी से लेना देना है, ठीक है। तो दिल का दौरा कह सकते हैं कि रक्त और ऑक्सीजन भेजने वाली धमनी जब अवरुद्ध हो जाती है और समय के साथ कह सकते हैं कि वसायुक्त कोलेस्ट्रॉल युक्त जमाव हृदय की धमनियों में, पट्टिकाओं में कह सकते हैं कि निर्माण करता है। और यह पट्टिका क्या होती है? फट जाती है। तो रक्त का थक्का बन सकता है। स्वाभाविक बात है कि रक्त का क्या, जैसे ही पट्टिका फटेगी तो रक्त का थक्का बनेगा, और रक्त का थक्का बनेगा तो ये क्या हो जाएगी? धमनी को कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि अवरुद्ध कर देगा, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। तो ये सिंपल है। इस प्रकार का ये जो है नॉर्मल, ये इसको नॉर्मल हार्ट अटैक का बोला जाता है। ये किसी को वो कह सकता है कि ये इस तरह से सिंपल सी बात है। यदि कोई वसायुक्त खाना ज्यादा खा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो जूम करके लिया गया है, तो यदि आप देख रहे हैं तो ये धमनी के क्या कर सकते हैं कि आपको बगलते बगलते क्या दिख रहा है? वसा बनते हुए, इसको पलक बोला जाता है। यदि बायोलॉजी की भाषा में बात करते हैं तो इसको पलक बोला जाता है। और पलक में क्या होती है? धीरे धीरे यहाँ पर जमते हैं और ये आपको धमनी को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। अब जब ब्लॉक कर देगा तो सीधी सी बात है कि ब्लड का फ्लोइंग अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर भी हार्ट अटैक आते हुए दिखाई पड़ती है। और नाम जब इनका आया है तो इनको भी आप देख लीजिए एक बार चित्र में, तो यही है शेफाली जरीवाला, ठीक है। फिटनेस ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि फिटनेस यदि अच्छा रहता है, जिम जो व्यक्ति करते हैं, तो उनको आपको कार्डियक अरेस्ट नहीं आता है। कार्डियक आपको क्या कहता है? राजू श्रीवास्तव का भी नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। राजू श्रीवास्तव यदि आप लोग देखे होंगे कॉमेडियन को, तो उनको भी कार्डियक अरेस्ट आता है। इस तरह से मान के चलिए कार्डियक अरेस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे चले। कितने बजे से आप लोगों का क्लास है? चलिए टाइम हो गया तो 2 मिनट और। सर आ चुके हैं आप लोगों के? आ गए हैं? और आप हैं? चलिए चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट और लेते हैं समय, ठीक है। जो भी है 5 मिनट और लेते हैं समय। यहाँ पर देख लेते हैं, रिवीजन देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अंतर्गत देख लेते हैं कि आज आप लोगों को बताए थे, जो एसएससी वाले छात्र हैं उनके लिए बात कर रहे हैं कि आज आप लोगों को बता दिए थे कि रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। क्या रिवीजन करवा रहे हैं आइए देख लेते हैं। तो फरवरी 2025 से कह सकते हैं कि अब तक
आरबीआई ने कह सकते हैं कि नीतिगत रेपो दर में क्या कर दिया है, बदलाव कर दिया है। ठीक है, रेपो दर कह सकते हैं कि 100 आधार अंकों पर आधारित होती है और इसमें क्या किया जाता है, कटौती किया जाता है। और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि इस बार जो अभी आरबीआई के द्वारा कटौती किया गया है 25 आधार अंकों की क्या किया गया है, कटौती। हम सीधे से आते हैं प्रश्न पर आते हैं कि अभी यदि वर्तमान में करते हैं कि वर्तमान में आधार कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो रेपो दर निकालते हैं कि वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि रेपो दर कितना कर दिया गया, तो रेपो दर कितना कर दिया गया है, 5.5% कर दिया गया। इस बार कह सकते हैं कि लगातार इस वर्ष तीसरी बार ऐसा है कि कह सकते हैं कि इसमें रेपो दर में बदलाव करते हुए दिखाई पड़ेगा। देखिए फरवरी आरबीआई कह सकते हैं फरवरी में आरबीआई नीतिगत रेपो दर में क्या करती है, 25 आधार अंकों के, इसका मतलब है कि 0.25% की क्या किया जाता है, कटौती। तो सीधी सी बात है, पहले 5 कह सकते हैं कि 5 वर्षों से लगातार कितना था, 6.50% आप लोग पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो लगातार 6.5 वर्षों से आ रहे थे, लेकिन उसमें कटौती किया जाता है फरवरी में 6.25 कर दिया जाता है। उसके बाद अप्रैल में कह सकते हैं कि इसने फिर कटौती की जाती है, तो इसमें फिर मान चलिए 0.25 का है, तो कितना कर दिएगा, 6%। इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे हाल ही में क्या किया जाता है, फिर से इसमें कटौती किया जाता है, तो इसमें 5% का कटौती किया जाता है। तो इस बार जो आपको देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, तो 5.5। अभी जो वर्तमान में कह सकते हैं कि रेपो दर कितना है, तो अभी आपको 5.5% है। आपको याद रखना है 5.5%। चलिए यहां पर थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं, यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं दिखाई पड़ता है, उसको भी देख लेते हैं कि नीतिगत रेपो दर आपको बता चुके हैं कि कितना है, तो 5.5%। और निश्चित रिवर्स रेपो दर की यदि बात करते हैं तो इसमें भी आपको कह सकता है कि अभी वर्तमान में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन पहले ही बदलाव किया दिया गया था, तो आपको कितना, 3.35%। पर अभी वर्तमान में कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 3.35 क्या है, आपको रिवर्स रेपो दर। अस्थायी जमा आपको बात करते हैं कि सुविधा कितना है, तो आपको ये 5.25% है, जो कि पहले कितना हुआ करता था, तो 5.75% हुआ करता था। सीमांत अस्थायी सुविधा की यदि बात करते हैं तो ये आपको दिखाई पड़ती है कितना, तो 5.75। उसके बाद बैंक दर की यदि बात करते हैं तो बैंक दर आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, उसके बाद बैंक दर। तो बैंक दर आपको ध्यान रखना है, बैंक दर कितना है, वर्तमान में 5.75 है। ठीक है, बैंक दर आपको याद रखना है कि 5.75 दिखाई पड़ता है। यदि बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आपको सीआरआर के बारे में। सीआरआर क्या होती है, आपको कैश, आपको रिजर्व रेशियो कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि नगद आरक्षित अनुपात कह सकते हैं कि ये वर्तमान में कितना कर दिया गया है, तो 4% कर दिया गया। कितना कर दिया गया है, तो ये 4%। ठीक है, आप लोग ये जो जितना भी आपको करंट डाटा है तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि बात करते हैं एसआर की, तो एसएलआर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, 18%। इसमें कह सकते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं, जो पहले था वर्तमान में अभी वही है। ठीक है, और यहां पर एक प्रश्न आपको बता देते हैं, आज का जो प्रश्न था सेट में, वो प्रश्न क्या था कि एसएलआर के कौन जमा करके रखता है, तो एसएलआर जो है बैंक अपने पास रखती है, जबकि कैश रिजर्व रेशियो जो रखती है किसके पास रखा जाता है, आरबीआई के पास रखा जाता है। ठीक है, तो आज का यही प्रश्न था, इसलिए आपको आज क्या करवा चुके हैं, इसके बाद रिवीजन है, ये रिवीजन प्रश्न है, आपको रिवीजन करवा दिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। पिछले वीडियो में आप लोगों से प्रश्न पूछे थे, क्या प्रश्न पूछे थे कि निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले कह सकते हैं कि तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है, तो तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन कहां पर किया गया है, आपको केरल में उद्घाटन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। आज का क्या प्रश्न है, जल्दी से देख लीजिए आज का क्या प्रश्न है, और आपको प्रश्न का जवाब देना है, कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, हाल ही में किस जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कह सकते हैं कि शामिल किया गया है, तो ये प्रश्न आपको पूरे विस्तार से करवाए हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, आपको देना है जवाब कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।